इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी का चैप्टर पढ़ेंगे। आ जाइए, इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी। इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी का जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअली अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये चैप्टर का डिस्कशन हमने इधर उधर कहीं ना कहीं कर लिया होता है। सर कैसे? जब हम सप्लाई का चैप्टर पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 71B पढ़ते हैं, यस सर, सेक्शन नंबर 71C पढ़ते हैं, वहां भी हम इंपोर्ट पढ़ते हैं। जब हमने कस्टम पढ़ा, कस्टम में भी हम इंपोर्ट्स पढ़ते हैं, यस सर। तो ये चैप्टर जो है ये इधर उधर कवर हो जाता है। फिर भी मैंने जो भी इंपोर्ट रिलेटेड आइटम्स थे विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी, बेसिकली इंपोर्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी, मतलब इंपोर्ट्स पे जीएसटी का क्या इंपैक्ट है, वो मैंने इसी चैप्टर में कवर कर लिया है। चलिए फटाफट कर लेते हैं, आ जाइए। इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी हो सकता है सर, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस भी हो सकता है सर। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या होता है? अरे गुड्स का इंपोर्ट होता है, इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट होता है। मींस ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया इज इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यस सर। सर सर्विस इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? सर सर्विस के केस में ध्यान रखिएगा, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन इंडिया, तभी उसको हम इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलते हैं। देखिए गुड्स के मामले में तो इंडिया में गुड्स लाना इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, लेकिन सर्विसेज के मामले में सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तभी हम उसे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 269, आर्टिकल नंबर 269A पढ़ोगे एंड सेक्शन नंबर 72 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, तो उधर क्लियरली बोला हुआ है कि इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज इंटरस्टेट सप्लाई। सर इंटरस्टेट सप्लाई है तो सेक्शन नंबर 5 बोलता है कि सर इंटरस्टेट सप्लाई है इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, लेकिन उस पे जो आईजीएसटी लेवी एंड कलेक्ट होगा वो अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट होगा। यस सर, कस्टम में तो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 39 बात करता है आईजीएसटी के लेवी की। यस सर, अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है, आईजीएसटी इज लेवीड। देखिए इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी आएगा, लेकिन ये आईजीएसटी जो है वो कल लेवी एंड कलेक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। आपको याद होगा, यस सर, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन नंबर 38A ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट at the point when custom duties are levied under section number 12 of the custom act। कस्टम सर अगर आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी भी लेते हैं और आईजीएसटी भी लेते हैं, और ये जो आईजीएसटी है ये कस्टम एक्ट के अंडर ही कलेक्ट कर लिया जाता है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। और ये देखिए, एक बार आपने जीएसटी पे कर दिया अलॉन्ग विद द कस्टम ड्यूटी, तो जो आपका बिल ऑफ एंट्री होगा ना, उस बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे इस आईजीएसटी का भी आप आईटीसी ले सकते हो। आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एंट्री। हमेशा याद रखिएगा, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सप्लाई इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स मींस ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है। ठीक, सर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या होता है? इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स लाना। ठीक है, सेक्शन नंबर 72 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी आएगा। आईजीएसटी कब आएगा? जब कस्टम ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा तो आईजीएसटी भी कलेक्ट कर लिया जाएगा। आप बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे कस्टम ड्यूटी भी पे करोगे, आप आईजीएसटी भी पे करोगे। जो आईजीएसटी आपने बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे पे किया है, उस आईजीएसटी का आप आईटीसी भी ले सकते हो। यस सर, एक बार पेमेंट करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एंट्री आपको आईटीसी मिल जाएगा। रूल नंबर 36 याद कीजिए बाबा, आईटीसी चैप्टर का, जिसमें बोला गया था बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे आप आईटीसी बुक कर सकते हो ऑन इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या होता है? सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, उसको हम इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलते हैं। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस तो आपने सप्लाई चैप्टर में पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 71B इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, सेक्शन नंबर 71C शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 4। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। यस सर, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ाया था बाबा, जो मैंने पढ़ाया था वही तो रिपीट कर रहा हूं। सेक्शन नंबर 71B इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, 71C इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन ऑन एस्टैब्लिशमेंट विदाउट कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस इज ए सप्लाई। ठीक है सर, चलिए फॉर बिजनेस पर्पस है तो भी सप्लाई, फॉर नॉन बिजनेस पर्पस है तो भी सप्लाई, लेकिन ये सप्लाई होगा अगर ओनली इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा। ठीक है सर, अब सुनिए, सप्लाई हो गया, ये इंटरस्टेट सप्लाई होता है। हमेशा याद रखिएगा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस एज पर सेक्शन नंबर 74 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, नेचर ऑफ सप्लाई चैप्टर में हमने सेक्शन नंबर 74 पढ़ा था ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, जिसमें बोला गया था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इज इंटरस्टेट। सर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी आएगा। यस सर, इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी आएगा।
सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 3 बोलता है अगर सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। यस सर, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, रिसिपिएंट लायबल टू पे, रिसिपिएंट लायबल टू पे। लेकिन सर अगर आपने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है, फॉर ए कंसिडरेशन, रिवर्स चार्ज है, लेकिन फिर उसको एग्जम्पशन में डाल दिया गया है। यस सर, उसको एग्जाम किया गया था, लेकिन ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज। यस सर, ओआईडीआर सर्विसेज, तो समझ लीजिए मैंने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया, इंटीरियर डिजाइनर का सर्विस लिया है फॉर माय होम पर्पस। सर जीएसटी तो आरसीएम में आना चाहिए था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्प्ट है। यस सर, याद है हमें, लेकिन ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ ओआईडीआर सर्विस। ओआईडीआर सर्विसेज, इंडिया के बाहर से अगर कोई ओआईडीआर सर्विस देता है टू ए पर्सन अदर देन एनटीओआर, तो सर एनटीओआर को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अदर देन एनटीओआर तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। ओआईडीआर सर्विसेज कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा। अब सुनिए, जब भी आप इंडिया के बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करते हो सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, आईजीएसटी इज पेएबल ऑन 38 का वैल्यू और ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। आई होप आप लोगों को याद होगा बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर क्या होता है सर। एक सेकेंड, आपने इंडिया के बाहर से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने के बाद उन्होंने उनको वेयरहाउस में डाल दिया, आपने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया और बॉन्ड दिया था साथ में। अब आपने किसी और बंदे को अगर ट्रांसफर कर दिया है, अब जब ये बंदा क्लियर कराने जाएगा गुड्स, तो इसे जो आईजीएसटी पे करना है वो या तो 38 के वैल्यू पे करना है या ट्रांजेक्शन वैल्यू पे करना है, जो इनके बीच में ट्रांजेक्शन वैल्यू हुआ था विच एवर इज हायर, ये बोला गया था 38A में। यस सर, हमें याद है, हमेशा याद रखिएगा इन केस ऑफ बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर कस्टम ड्यूटी वगैरह सब नॉर्मली कैलकुलेट किया जाएगा, बस आईजीएसटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आईजीएसटी पे करना है ऑन 38 का वैल्यू और ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया हाई सीज सेल। याद रखिएगा, अगर ये केस होता है तो इधर कस्टम ड्यूटी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू या टैरिफ वैल्यू कैलकुलेट किया गया था अंडर कस्टम सेक्शन नंबर 14(1) एंड 14(2) में ऑफ द कस्टम एक्ट में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू और टैरिफ वैल्यू कैलकुलेट किया गया था उसके ऊपर ही कस्टम ड्यूटी आएगा, लेकिन सिर्फ आईजीएसटी पर्पस के लिए हम 38 का वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर देखते हैं अगर ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होता है। याद रखिएगा, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर का केस में सेक्शन नंबर 14(1) एंड 14(2) के वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी आता है, आईजीएसटी आता है 38 का वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू कौन सा, ये जो आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है विच एवर इज हायर पे। ठीक है सर, अब सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं हाई सीज सेल। क्या आपको याद है हाई सीज सेल क्या था? यस सर, हाई सीज सेल था कि मेरे गुड्स इंडिया में आ रहे थे, समुंदर में थे और तब बेच दिया, या जब कस्टम पोर्ट पहुंच चुके हैं तब मैंने किसी एक बंदे को बेच दिया। हमेशा याद रखिएगा, हाई सीज सेल के टाइम पे ये जो आपने इसको सेल कर दिया, ये जो बंदा जब गुड्स क्लियर कराने जाएगा तो इसे कस्टम ड्यूटी एज वेल एज जो आईजीएसटी पे करना है ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू जो आप दोनों के बीच में हुआ है उसी पे करना है। याद रखिएगा हमेशा। देखिए, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर में तो सब कुछ नॉर्मली कैलकुलेट होता है, सिर्फ आईजीएसटी आता है ऑन 38 वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन अगर हाई सीज सेल है तो आईजीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी ऑन द लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज पेड बाय द बायर हु फाइल्स द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ये जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा तो ऑफिसर इससे पूछेगा कि तूने कितने में गुड्स खरीदा, तो इसने जितने में गुड्स बेचा है उसी पे कस्टम ड्यूटी आएगा एंड अकॉर्डिंगली उसी पे आईजीएसटी भी, मतलब उसी पे कस्टम ड्यूटी भी आएगा और फिर अकॉर्डिंगली उसी पे आईजीएसटी भी कैलकुलेट किया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, आईजीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू पे दिया जाता है, पेड बाय द बायर हु फाइल्स द बिल ऑफ एंट्री फॉर
होम कंजम्पशन। ये डिफरेंस है बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर एंड हाई सी सेल में। थर्ड कंट्री शिपमेंट क्या होता है सर? थर्ड कंट्री शिपमेंट होता है यूएस से मुझे एक ऑर्डर आया, मैंने क्या किया, चाइना से गुड्स डायरेक्टली यूएस भिजवा दिए, विदाउट द गुड्स एंट्री इनटू इंडिया इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी। Supply of goods from non-taxable territory to another non-taxable territory without goods entering into India is neither supply of goods nor supply of service, no GST। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद importation of goods by an SEZ unit or developer is exempted from IGST leviable under section number 37 of the IGST Act। ये एक नोट था, मैंने बता दिया कि अगर आप एक SEZ यूनिट या एक SEZ डेवलपर हो तो जो आप गुड्स इंपोर्ट करते हो उस पे आईजीएसटी एग्जम्प्टेड है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे जो आईजीएसटी आएगा वो एग्जम्प्टेड है। अगर एक ईओयू इंपोर्ट करता है एग्जम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी ऑल्सो, आईजीएसटी ऑल्सो एंड जीएसटी कंपेंसेशन सेस ऑल्सो टिल 30th of June 2022। ये अमेंडमेंट है फॉर योर नवंबर 22 एग्जाम। इट इज एग्जम्प्टेड टिल व्हाट डेट? 30th of June 2022। सर ये डेट तो खत्म हो चुका है। यस बाबा खत्म हो चुका है, फिर भी आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम पर्पस के लिए कि 30th June 2022 तक एग्जम्प्टेड है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, मैंने आपको बोला इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स पढ़ाया। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या होता है सर? इंटरस्टेट सप्लाई होता है, आईजीएसटी आता है, लेकिन आईजीएसटी अलॉन्ग विद कस्टम ड्यूटी कलेक्ट किया जाता है। बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी पे करोगे, आईजीएसटी का क्रेडिट आप ले सकते हो ऑन द बेस ऑफ द बिल ऑफ एंट्री। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात करें, सेक्शन नंबर 71B एंड सेक्शन नंबर 71C। सेक्शन नंबर 71B में हमने पढ़ा, सेक्शन नंबर 71B में हमने पढ़ा कि सर अगर बिजनेस पर्पस है, नॉन बिजनेस पर्पस, दोनों सप्लाई है, दोनों पे जीएसटी आएगा, अंडर रिवर्स चार्ज आएगा, लेकिन नॉन बिजनेस पर्पस को एग्जाम किया है अदर देन ओआईडीआर सर्विसेज। ठीक है सर, ओआईडीआर सर्विसेज क्या होता है? चलिए पढ़ लेते हैं। सर्विसेज हुज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय आईटी ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। सर आप नेटफ्लिक्स को ध्यान में रखिएगा दिमाग में, नेटफ्लिक्स का आपको सर्विस कैसे? कोई घर में आके आपको सर्विस देके जाता है, सामान डिलीवर करके जाता है, घर में आया आपको कोई सर्विस देके गया, डीप क्लीनिंग का सर्विस देके नहीं। इसका जो डिलीवरी होता है, सर्विसेज हुज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट। नेटफ्लिक्स आपको सर्विस कैसे देता है? ओवर द इंटरनेट देता है। ठीक है सर, और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क देता है। ठीक है, द नेचर ऑफ विच रेंडर्स द सप्लाई ऑटोमेटेड। बाबा ऑटोमेटेड सर्विस है, आप घर में बैठे हो, रात को मन किया एक मूवी देखने का, टीवी ऑन किया, ऑनलाइन गए, मूवी को रिट्रीव किया, देखा, मजा आ गया। ठीक है सर, तो द नेचर ऑफ विच रेंडर्स द सर्विस ऑटोमेटेड, सर्विस ऑटोमेटेड होता है। मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। क्या आप किसी को फोन करके बोलते हो अरे आज ये मूवी देखने का मन है? नहीं बाबा, सर्विस ऑटोमेटेड होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है। अगर आपको कोई तकलीफ होती है तभी आप उन्हें फोन करते हो, अदरवाइज फोन नहीं करते जनरली। इम्पॉसिबल टू एंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इंटरनेट हो ही नहीं तो क्या आप नेटफ्लिक्स का सर्विस ले सकते हो? नहीं ले सकते सर। तो इट इज इम्पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड फिर इन्होंने बोला कि सर ओआईडीआर सर्विसेज इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज सच एज एडवर्टाइजमेंट ओवर इंटरनेट। तो अगर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट ओवर इंटरनेट का सर्विस दे रहा है तो वो भी ओआईडीआर सर्विस है। कोई भी क्लाउड सर्विस, अमेजॉन क्लाउड सर्विस, वो भी ओआईडीआर सर्विस है। कोई अगर ई बुक प्रोवाइड कर रहा है, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंटेंजिबल्स थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट, तो वो भी ओआईडीआर सर्विस है। प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, अगर कोई ऑनलाइन आपको डेटा और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है वो भी ओआईडीआर सर्विस है। रिट्रीवल और अदरवाइज का सर्विसेज, मतलब अमेजॉन प्राइम का सर्विस, ऑनलाइन जाइए, कुछ डेटा है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। ऑनलाइन कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो और यूज कर सकते हो, इसीलिए इसे बोला जाता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर। ऑनलाइन सप्लाई ऑफ डिजिटल कंटेंट अगर कोई कर रहा है, स्टोरेज सप्लाई कर रहा है, गेम अगर आपको ऑनलाइन सप्लाई कर रहा है तो वो भी ओआईडीआर सर्विस हो गया। ठीक है सर, अब हमेशा याद रखिएगा अगर सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और रिसिपिएंट एनटीओआर है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। ओआईडीआर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज और गवर्नमेंट को पे करेगा। अदर देन एनटीओआर अगर है आरसीएम अप्लाई होगा और रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। लेकिन अगर एनटीओआर होता है, एनटीओआर कौन होता है? गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल और अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ओआईडीआर सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं फॉर अदर देन
बिजनेस और प्रोफेशन, एनी अदर पर्पस अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझ लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, गेम खेलना चाहता है, ऑनलाइन गया, गेम डाउनलोड किया, मजे गेम खेल रहा है। सर उस बात में याद रखिएगा, ओआईडीआर जो ओआईडीआर सर्विस इंडिया में प्रोवाइड किया है, ओआईडीआर को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी उस बच्चे या उसके पापा से, जैसे भी जिसको भी बिल कर रहा है उससे कलेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा ओआईडीआर टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन REG 10 में देगा, सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा, उसको हमेशा टैक्स ई कैश के थ्रू पे करना है। एंड सर फर्निश्ड GSTR 5A मंथली बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एनुअल रिटर्न GSTR 9 एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C होता है, लेकिन उनको एप्लीकेबल नहीं है। हमेशा याद रखिएगा ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप सेक्शन नंबर 13 पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 13 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन नंबर 13-12 बोलता है कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अगर प्लेस सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हुआ, रिसिपिएंट अगर एनटीओआर है, ओआईडीआर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेगा, उससे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि समझ लीजिए एक गेम डेवलपर है, ये यूएस में बैठा हुआ है, इसने एक गेम डेवलप किया, इसने गेम डेवलप करके गूगल प्ले स्टोर में लिस्ट कर दिया। अब गूगल प्ले स्टोर क्या करता है, उस गेम को बेचता है। अब इस केस में पूछा यह गया कि सर सप्लायर किसे माना जाएगा, गेम तो इसने बनाया था, इसने गूगल प्ले स्टोर पे लिस्ट किया है, अगर ये सप्लायर हुआ तो इसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, अगर गूगल प्ले स्टोर सप्लायर हुआ तो गूगल प्ले स्टोर को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सर सप्लायर कौन है, गूगल प्ले स्टोर को डीम किया जाएगा सप्लायर हमेशा, लेकिन इन चार चीजों को अगर अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया गया तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर जो है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सप्लायर नहीं होंगे, इसको ही सप्लायर माना जाएगा और इसी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा इंडिया में। कब सर, हमेशा याद रखिएगा गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर वगैरह पे लोग क्या करते हैं, गेम लिस्ट कर देते हैं, लिस्ट करने के बाद क्या होता है, आप उससे गेम खरीद लेते हैं। ठीक है, अब ये इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेगा या ये इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेगा, हमेशा याद रखिएगा इंटरमीडियरी जो गूगल प्ले स्टोर वगैरह है जो इंडिया के बाहर है, उन्हीं को हम सप्लायर डीम कर लेते हैं, एक्सेप्ट इफ इंटरमीडियरी को हम सप्लायर डीम नहीं करते अगर इनवॉइस, बिल और रिसीट क्लियरली आइडेंटिफाई सर्विस एंड इट सप्लायर। इनवॉइस में डायरेक्टली इसी का नाम लिखा हुआ है कि यही सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इंटरमीडियरी डज नॉट इन्वॉल्व इन पेमेंट प्रोसेस, आपको इनवॉइस जो दिया जाता है उसमें इसी का नाम है, आप पेमेंट भी डायरेक्टली इसी को करते हो, पेमेंट गूगल प्ले स्टोर जो इंटरमीडियरी है वो कलेक्ट नहीं करता। इंटरमीडियरी डज नॉट ऑथराइज डिलीवरी, ये डिलीवरी भी ऑथराइज नहीं करते, डिलीवरी डायरेक्टली यहीं से दिया जाता है, मतलब आपको गेम चाहिए, आपको डेवलपर ने डायरेक्टली एक्सेस दे दिया। ठीक है, डिलीवरी ऑथराइज्ड बाय एक्चुअल डेवलपर। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन नॉट डिसाइडेड बाय इंटरमीडिएट, टर्म्स एंड कंडीशन भी ये डिसाइड नहीं करते, टर्म्स एंड कंडीशन भी ये डिसाइड कर रहा है। अरे बाबा तू ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है, तू ही, इसका ही इनवॉइस में नेम है, यही पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, यही डिलीवरी ऑथराइज कर रहा है, तो बाबा राजा तू ही हुआ ना, राजा तू ही है तो तू ही इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेगा। ठीक है, अगर ये जो चार कंडीशन है, P फॉर पेमेंट प्रोसेस, A फॉर ऑथराइजिंग डिलीवरी, I फॉर इनवॉइस एंड T फॉर टर्म्स एंड कंडीशन, अगर PAIT कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है तो ये जो एक्चुअल डेवलपर है यही OIDR सप्लायर बनेगा और इसी को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर PAIT कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर डीम सप्लायर बनेगा, उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जीएसटी कलेक्ट करना होगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। रिसिपिएंट इन द टैक्सेबल टेरिटरी अगर एनटीओआर है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर विल बी टेकिंग रजिस्ट्रेशन, कलेक्टिंग जीएसटी एंड पेइंग टू द गवर्नमेंट। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि सर इनवॉइस पे नाम भी इसका, पेमेंट यही कलेक्ट कर रहा है, डिलीवरी भी ये ऑथराइज कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन भी ये डिसाइड कर रहा है, तो he will be deemed as a supplier, he will be taking registration, collecting GST and paying to the government. Done sir, point clear है। देखिए बाबा इस चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट था कि सर अगर EOU इंपोर्ट करता है गुड्स इंडिया में तो IGST एंड GST कॉम्पेंसेशन सेस को अब एग्जाम्प्ट कर दिया गया, कस्टम ड्यूटी तो है ही नहीं, और IGST एंड GST कॉम्पेंसेशन सेस को एग्जाम्प्ट कर दिया गया अप टू 30 जून
2022, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखना है कि ओआईडीआर अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में सप्लाई कर रहा है सर्विस टू एन एनटीओआर, तो ओआईडीआर जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। थर्ड चीज, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर में याद रखिएगा जो आईजीएसटी पे करना है वो ऑन द लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू होता है। और अगर आप हाई सी सेल का बात करोगे तो हाई सी सेल के केस में लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी एज वेल एज आईजीएसटी आता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा मैंने आपको इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस दोनों के बारे में पढ़ा दिया है। छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है। यहां मैं अपना कंप्लीट डिस्कशन विद रेस्पेक्ट टू इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल। डन।